अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सेंटिमेंट, टेक्निकल, फंडामेंटल ये कैसे बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताना है आप लोगों को कि प्री बोर्ड मीटिंग स्टॉक क्यों इतना ज़्यादा भागता है, कि एक स्टॉक में वॉल्यूम क्यों आता है और वाई स्टॉक के अंदर सारे भागते हैं और लाओ माल क्यों आता है। लाओ माल का मतलब क्या है कि अब कोई न्यूज़ है इसके पीछे सारे जाओ जी कुछ देने लगा है, मतलब एवरीबडी ट्राइज टू कैच द स्टॉक बिफोर कि महंगा ना हो जाए। ठीक है, डिमांड। तो पहले सेंटीमेंट को समझना है। अब सेंटीमेंट पहले आता है, फिर टेक्निकल और फिर फंडामेंटल आता है। अगर आप पास हिस्ट्री देखो ना तो आपके 4 से 5 बड़े स्टॉक्स जो थे ना स्प्लिट हुए हैं। आपका एक यूबीएल स्प्लिट हुआ था 2025 में, ठीक है, और यूबीएल ने 2 लाओ माल दिए थे। उससे पता क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडेक्स में इंक्रीज आया था और गेम बहुत ऑन हुई थी। 2 अपर कैप मारे थे यूबीएल ने, मुझे याद है। और स्प्लिट होने के बाद ये टूटा था 257 पे, और फिर ये रिकवर करता करता 373 तक गया और फिर वापस टूटा 350 और फिर इसने झूला मारता मारता 400 और फिर वापस 373 और फिर ये झूला मारता मारता 525 मार के अब ये आजकल 440 430 के बीच में घूम रहा है। तो ये यूबीएल का झूला मुझे याद है, ठीक है, रट्टा हुआ है मुझे इसका झूला। लकी का भी यही सीन था। लकी आई थिंक 400 के बाद से इसने गेम शुरू की थी और लकी गया था 17 या 1690 तक, और फिर लकी टूट के स्प्लिट हुआ 1:5 और ये ओपन 300 पे हुआ और फिर गेन करता करता 500 तक भी गया और फिर वापस टूटा 350 तक और अब ये 350 450 के बीच में घूम रहा है। रेंज बाउंड है, बड़ी लंबी बैंड रेंज हो जाती है। सेम आपका सिस्टम लिमिटेड इस तरह ही स्टार्ट हुआ 300 से और वो 700 तक गया और फिर 1:5 स्प्लिट हुआ और वो ओपन हुआ था 96 पे एंड देन इट वेंट अप और वो फिर गेन करता करता 150 172 और वहाँ से फिर वापस मार्केट क्रैश जब हुई ये 108 तक आ गया। ये सिस्टम लिमिटेड की स्टोरी है। एफएफसी ने ना सबसे ज़्यादा काम खराब किया और उससे पहले माड़ी ने भी काम खराब किया था। माड़ी 2024 में यही हुआ था। माड़ी के ने बोनस अनाउंस किया था, स्प्लिट नहीं हुआ था, बोनस अनाउंस किया था। तो माड़ी 900 से चलता चलता 3600 तक गया। उसके बाद माड़ी टूटता टूटा 357 पे ऊपर हुआ, 378 या 357 को ऐसा नंबर था एंड देन इट वेंट अप और 900 तक गया, मतलब रीगेन। अच्छा, माड़ी में मजे की चीज़ है, इसमें फिर से गेम चली थी। बहुत रेयर होता है कि स्प्लिट के बाद स्टॉक में फिर से गेम चलेगा, बोनस देने के बाद स्टॉक फिर से पकड़े। अब जिस तरह एमटीएल है ना, सभी बोनस या हाफ स्प्लिट हुआ है ना, अब वो फिर से गेम नहीं पकड़ पा रहा, वो अभी ऐसे सा कूल डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो स्टॉक था वो एफएफसी था। एफएफसी ने जो गेम पकड़ी थी ना, एफएफसी ने ना एक अजीब गेम की। उसने क्या किया, पूरी मार्केट का जो रोल ओवर वीक था ना उसको रिजॉल्व कर दिया समझो, डिजॉल्व करके खा गया। मतलब रोल ओवर वीक में मार्केट गिरती है, वो भाईजान उसकी न्यूज़ आ गई कि भाई वो स्प्लिट होने लगा, भाई उसने इंडेक्स चला दिया। 182 से इंडेक्स खींचता खींचता 188 तक ले गया था और नेक्स्ट डे 192 तक चला गया, 190 प्लस करा गया इंडेक्स। फिर मार्केट ही गिरना शुरू हो गई जब वो पता लगा जी वो भाई साहब जो हैं कुछ नहीं दे रहे बोनस शोनस की, बस न्यूज़ थी, कुछ भी नहीं था, सेंटीमेंट था। न्यूज़ स्पेकुलेशन सेंटीमेंट बना दिया। तो वो उसके बाद गिरना शुरू हुआ तो इंडेक्स भी गिरता गिरता 182 तक आया। तो इसका जो टूटना है ना एफएफजी का, ये इंडेक्स को हिला देता है। मैंने क्या कहा, एफएफजी, यूबीएल, लकी, माड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं आपके स्टॉक मार्केट में। ओजीडीसी भी बेचारा, ओजीडीसी एक शरीफ सा है। ओजीडीसी वो एक आखिरी कह लो कि हमारे दादा भी होते हैं कि भाई इनके साथ रहते हैं, भाई ये हमारे बुजुर्ग लोग, इनको संभाल के रखो। तो ओजीडीसी बुजुर्ग बंदा है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो ये 5-6 बड़े स्टॉक्स हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है मार्केट में। तो ये सेंटीमेंट बनते थे, न्यूज़ आती थी कि इसकी एक न्यूज़ है, इसके पीछे काम चलता है। सिस्टम लिमिटेड भी आपके इंडेक्स मूवर्स में आता है, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो हैवी वेट में आता है। तो सिस्टम भी एक पास में स्प्लिट हुआ और लकी भी हुआ, माड़ी हुआ, एफएफसी हुआ, यूबीएल हुआ। तो ये स्टॉक्स जो थे ना एक अच्छा इंडेक्स को पंप करके, बाकी भी चीज़ें जी, वो इन्फ्लेशन कम होगी माशाल्लाह, पाकिस्तान बेहतर हालात में आ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 11% शरह सूद और 10% और सिंगल डिजिट तक लाने की कोशिश की गई और न्यू लोग आए, जेंजीज आए, माशाल्लाह मार्केट को चला दिया उन्होंने माशाल्लाह। ठीक है, ये तो चलो हो गया, आपको समझ आ गई गेम की। ये सेंटीमेंट ऐसी है कि आपके पास कोई न्यूज़ होगी तो लोग लेंगे। जिस तरह आप कोई चीज़ खरीदते हो, आप पहले कोई रीज़न तो लो ना कि क्यों खरीदते हो। मार्केटिंग की बात है ना कि आपको क्या फ़ायदा होगा। तो स्प्लिट पे भी यही होता है कि यार स्टॉक ना सारे लेंगे और वो प्राइस इंक्रीज होगी। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि हाँ 1000 क्वान्टिटी 2000 हो जाएगा। यूबीएल के स्प्लिट से मैंने 9 लाख रुपए कमाया था, क्योंकि मैंने प्री स्प्लिट मेरे पास 2000 था, स्प्लिट के बाद 4000 हो गया और फिर मैंने 1000 और ले लिया और फिर 373 पे जाके बेचा था, तो 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं ना बेचता तो उसके बाद वो 384 तक भी गया और मैं डिविडेंड भी खा लेता 5000 के ऊपर उसने 8 रुपये डिविडेंड दिया था, तो 40,000 का डिविडेंड मैं खा सकता था, क्योंकि यूबीएल बड़ा मजे का स्टॉक था। उसने एक्सडी के बाद
366 तक गिरा और फौरन 370 तक रिकवर कर गया सेम डे में। तो मैंने यहाँ पर चीज़ सीखी थी कि बैंक्स में ये होता है कि एक्सडी के बाद ना बेचो, वो उधर ही रहते हैं, थोड़े दिनों बाद गिरते हैं, सेम डे पे आप निकल भी सकते हो। और इसमें मैंने 9 लाख रुपए कमाए थे स्टॉक में। वैसे नॉर्मल मैं लॉस ही बताता हूँ, मैं प्रॉफिट भी सुनते बता दूँ, इस स्टॉक में मैंने 9 लाख रुपए कमाया हुआ है। एंड देन फिर वो गिरता गिरता वापस आया और फिर वो 350 और फिर वो रिकवर किया। तो ये तो चलो सेंटिमेंट की कहानी होगी। अब आ जाओ असल बात कि आगे क्या करना है। ये तो पास बता दिया ना हारोगे, तो मतलब ये अगर आपने स्टॉक इस टाइम पे तो आज इधर होते हो गया। अब आगे का बताते हैं। अब आगे क्या होना है, ये जुलाई अगस्त और सितंबर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का नॉर्मल माहौल अगर देखा जाए ना, नॉर्मली मार्केट बुलिश होती है इस महीने में। पूरे साल में ना ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर साल जून से आगे आपका साल स्टार्ट होता है, तो फिजिकल ईयर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इसमें होना क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक्स की बोर्ड मीटिंग्स के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, क्योंकि पहला जो ओपनिंग होती है ना क्रिकेट में भी, तो वो अच्छी होती है। उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर कच्चा पका होता है, आगे फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्केट हो जाती है। तो आपने नज़र किस पे रखनी है, अब आपको प्री बोर्ड मीटिंग स्टॉक्स जमा करने लगे। अभी शरिया स्टॉक है, किसी को नहीं पता, यूडीपीएल है, 100 से 113 की रेंज में मिलेगा आपको, इसको ले लेना। इसने आगे डिविडेंड देना है अनएक्सपेक्टेड 2.5, 10 रुपये या 30 रुपये भी देता है, पता नहीं चलता। और इन्वेस्टर ने इसको जमा करके बैठा हुआ है, इसको गिरने नहीं दे रहा। पूरी मार्केट क्रैश हुई, ये 130 से 103 तक गिर गया, 110 पे आकर रुका है, पता नहीं 103 या 110 पे रुका है। ये नीचे नहीं गया, 100 से नीचे गया ही नहीं है ये स्टॉक। मतलब टेक्निकली, आप टेक्निकली बोल रहा हूँ, इसको 70 पे आना चाहिए, क्योंकि ये 70 से ही चलता चलता 100 और फिर इसने एक और 12 रुपये डिविडेंड दिया तो ये 150 तक चला गया था। तो इसको टेक्निकली गिरना चाहिए, इसका गैप फिल रहता है। गैप फिल क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा होगी थी, अब वो किसी भी टाइम फिलिंग करने नीचे आएगा, स्टॉक गिरेगा उधर से, गैप फिल करेगा उसको कि यार ये बहुत ओवर पंप हुआ था, तो वो वापस नीचे आ गया, अपने आप को रिकवर करेगा। अब कब करेगा क्या पता, 2 साल और लगा दे, क्या पता अभी अगले हफ्ते हो जाए, तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो इसका गैप फिल रहता है, लेकिन ये सिर्फ रुका हुआ है, एक सेंटीमेंट के आगे बोर्ड मीटिंग है, उस पर इसने डिविडेंड अनाउंस करना है। ये नहीं गिरा था स्टॉक। अब मैं आपको स्टॉक बताता हूँ जो जो नहीं टूटे थे पूरी मार्केट क्रैश में। ये नहीं टूटा था आपका, एक आपका वो नहीं टूटा था, एटीआरएल नहीं टूटा था। एटीआरएल इसलिए नहीं टूटा, उसकी रीजन ये थी कि ऑयल महंगा, रिफाइनरी को फायदा इंडायरेक्ट, क्योंकि रिफाइनरी की अर्निंग्स बढ़ जाती है। तो ये एटीआरएल सब इररिस्पेक्टिव उल्टे ऑफ द मार्केट चल रहे थे, मतलब मार्केट इधर जा रही थी, ये एटीआरएल यूं जा रहा था ऊपर। एनआरएल और एटीआरएल, एनआरएल तो फिर भी गिरा था, एटीआरएल में आपको रिकवर कर गया था, बड़ी बात है। अगर इसमें यही था कि जो स्टॉक अपनी पोजीशन होल्ड कर गया या चल पड़ा ऊपर, वो बच गए। तीसरे नंबर पे था पीओएल। पीओएल नहीं टूटा, पीओएल 640 630 पे आ गया था, 650 से 630 640 भी आ गया, 620 भी आ गया, ज़्यादा नीचे नहीं गया। हम सोच रहे थे ये 588 तक आएगा, मैं बाय करूंगा पैसे डाल के, लेकिन ये गिरा ही नहीं। इसका क्या है कि इसके आगे सबसे बड़ी बोर्ड मीटिंग है। इस स्टॉक की अगस्त की जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, जुलाई अगस्त की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टॉक अब मैं आपको अभी से तैयार करूँ कि आगे 2 महीनों में ये होना है, तो ये प्री मंथ प्लानिंग कर लो कि आगे अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और जुलाई अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक की जब बोर्ड मीटिंग आती है ना, तो एक हैवी लाओ माला, और अभी से ही ये 700 के करीब पहुंच गए। ये अभी प्री तैयारी में ही पहले ही पहुंच गया 700, तो ये मुझे लग रहा है जब 750 मार देगा। और अगर तो इसने अनाउंस कर दिया डिविडेंड 50 प्लस 60 70 दे दिया, तब ये फिर भागेगा 800 तक भी। अब ये मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर बता रहा हूँ, लाजमी नहीं 800 तक जाए, ये 750 770 तक जाता है, फिर ये वापस मुड़ता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये चला था तो 500 पे था उस टाइम, और फिर ये चलता था 670 का हाई मारा था। और पिछले साल जब इसने ऐसे किया था तब ये 740 का हाई मार के वापस आया था। तो इस साल ये शायद अपना प्रीवियस हाई 740 वाला तोड़ के 800 का सोचेगा, जा भी सकता है। लो वॉल्यूम है ना, अब ये देखो लो वॉल्यूम है, यूडीपीएल भी लो वॉल्यूम है। यूडीपीएल में 4 बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें तो अपर कैप मार देते हैं। तो ये इसलिए यूडीपीएल नंबर 1, नंबर 2 पे पीओएल, नंबर 3 पे बीडब्ल्यूएचएल। बीडब्ल्यूएचएल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 200 से लेकर 212 की रेंज में बीडब्ल्यूएचएल आइडियल है जमा करना। अब आप इंतजार करें 160 या 180 पे आए, वो साल में 1 या 2 दफा आएगा। अभी से आप इसको जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि बीडब्ल्यूएचएल के आगे बोर्ड मीटिंग है और उसका 10 रुपये डिविडेंड है। तो ये भागेगा और 240 एक अपर कैप पक्का मार सकता है, 230 या 240 के करीब एक राउंड मार सकता है। तो बीडब्ल्यूएचएल तीसरा स्टॉक हो जाएगा जिस पे आपकी नज़र हो सकती है अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है हपको। हपको का
ये फॉर्मूला है, 10 रुपये देता है, फिर 5 रुपये देता है और फिर 10 रुपये देता है। तो इस वाले में वो 10 रुपये देगा। तो आपको इसलिए एक स्पेकुलेशन पे चल रहा है कि आगे 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस करेगा तो सारे भागेंगे इसके पीछे, तो ये अच्छा स्टॉक है इधर से। अब आप हपको ले सकते हैं, लेकिन हपको को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हम इंतजार में होते हैं कि 200 से लेकर 220 की रेंज में आएगा तो पकड़ेंगे, वो भाई साहब 230 से बैठे हैं। तो जब स्टॉक महंगा हो तो 20-30 करके जमा कर ले, जब स्टॉक सस्ता हो तो 100-100 करके जमा करें, या 500 करके जमा करें, या 1000 करके जमा करें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यूडीपीएल, पीओएल, हपको, ये 3 एक फुली स्पेकुलेटेड स्टॉक है, चलेंगे। अच्छा, एक स्टॉक जो मैंने अपनी डिविडेंड वीडियोस में काफ़ी मिस किया था वो था पीएसएक्स का अपना स्टॉक। ये भी डिविडेंड देता है, और ये देता है आई थिंक, अब लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, 1.5 या 2.5 रुपए के करीब देता है। तब ना ये फिर 40 क्रॉस करता है। इस दफा क्या हुआ, स्पेकुलेशन पे ही ये 40 प्लस हो गया, 50 टच कर चुका है। वरना नॉर्मली ये 40 क्रॉस करता है, 47 तक जाता है और फिर ये गिरता गिरता 37 में आ जाता है। पूरे साल ये फिर 30 के पास फिरता है, फिर ये स्पेकुलेशन पे जाता है और ये 50 क्रॉस करता है। 50 तो नहीं, 47 तक जाता है। इस दफा ये 50 भी क्रॉस कर गया था। अब वहां पे बेवकूफ थी जो उन्होंने बाई किया। मैं सोच रहा था कि जो 50 पे बाई करे वो फंसेगा, वो वापस नीचे आ गया, वही वो 47-48 पे फिर रहा है। तो ये 4 स्टॉक्स अब आप नजर रख लें। इसके बाद पूरे साल में एक ही दफा डिविडेंड देता है, वो जेवीडीसी, और वो इस वाले क्वार्टर में देगा, जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में देता 4 रुपये है, लेकिन सब भागेंगे और तब जाके ये 160 टच कर जाता है। ठीक है, ये जेवीडीसी की यही कहानी है। वैसे ना जेवीडीसी 70 से 100 की रेंज में घूमता रहता है, पूरा साल सोया रहेगा, कोई जाता नहीं है। अब यहाँ पे जो अक्लमंद होगा, जो ये वीडियो नोट कर रहा होगा, जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो अब दिमाग में एक बात लिख ले कि जब जेवीडीसी 70 से 100 के पास अगर चुप करके लेके रख के बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम होता है इसको जमा करने का। हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, हम कहते हैं यार वो स्टॉक गिर रहा है और गिर जाएगा, अरे ले ले यार, गिर जाएगा, थोड़ा 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 ले लेना, 20-20 करके ले ले, और गिरेगा तो और जमा कर ले, एक पॉइंट पे तो रुकेगा ना स्टॉक अपना। अच्छा, एक स्टॉक है HPL। अब ये थोड़ा महंगा स्टॉक है, 3600 से लेकर 3900 की रेंज में मिले ना, इसको लेकर रख लो। ये आगे डिविडेंड देता है और ये फिर 4400 और 4600 तक एक अपर कैप भी मार देता है। अपर कैप तोड़ देता है फॉरेंस की, बड़ी क्वालिटी खराब है, ये अपर कैप मार के तोड़ देता है। तो ये अभी डिविडेंड भी अनाउंस करेगा, उसका डिविडेंड बहुत अच्छा आता है, बट इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, प्राइस ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। ये एक ज़माना था 2800 का होता था, हम कहते थे यार महंगा ही बहुत है, अब हम खरीद देते हैं कि यार और महंगा हो चुका है, पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये वो स्टॉक है कि इसको आप लेकर रख सकते हैं, ये आगे डिविडेंड देता है। अब एक स्टॉक है AGP, 240 से गिरता गिरता 160 तक आगे बैठा है। 240 से 160 पे बहुत नीचे आया था, मैंने इसमें 2-3 दफा अच्छा खासा पैसा कमाया। असल में अपर कैप लगता था, मैं सेल करता था और फिर मैं नीचे से जमा करता था और फिर मैं अपर कैप पे सेल करता था। अभी भी मेरे पास अच्छा खासा ट्रक जमा हुआ है और मैं इंतजार करूँ कि किसी अपर कैप पे सेल करूंगा। आई थिंक 220 या 240 के पास ही मैंने सेल किया था, इसका प्रीवियस हाई 240 के करीब है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा आ जाएगा, जो अक्सर मैं बोल तो देता हूँ, बाद में देता हूँ यार वो 2 नंबर नीचे था। तो वहां से ये इस दफा क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसके अर्निंग कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बहुत अच्छा आया था। तो वो न्यू सेंटीमेंट है कि भैया इसकी अर्निंग अच्छी है तो आगे डिविडेंड भी अच्छा दे सकता है। अब यहाँ पे एक स्टॉक जो मैंने आई थिंक मिस किया था लास्ट टाइम वाली डिविडेंड वीडियो में, वो है पैंथर टायर। पैंथर टायर का ये सीन है कि ये आगे 2 रुपये डिविडेंड देगा और मोस्ट प्रोबेबली अभी ना 46 से लेके 52 मेरी तरफ से आइडियल रेंज है, मैं यहाँ पे जमा करूंगा। फिर ये 60 और 70 भी टच कर जाता है। अभी मैं कह रहा हूँ इसमें वॉल्यूम कम है, कोई आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। होता है ना जी, स्टॉक अभी कोई ले नहीं रहा, आप ले ले कि भाई जी। जिस तरह हम लोग अक्सर बचपन में सोचते थे यार गर्मियों के कपड़े ना सर्दियों में लेने चाहिए और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में लेने चाहिए ताकि सस्ते मिल जाए। तो अभी ये सस्ते में मिल रहा है स्टॉक आपको। जिस तरह हम सोचते हैं कि जो AC है ना, वो आपको गर्मियों में नहीं सर्दियों में लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ना कोई AC के रेट ही नहीं लगते, तो आप ले लो। और हीटर जो आप गर्मियों में खरीद लो, कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये वो ये आपका PTL का यही स्टोरी है, पैंथर टायर लिमिटेड। शरिया भी है कि अभी ले लो, अभी कोई भी नहीं ले रहा और आगे जाके चल सकता है। ये रख के भूल जाओ सो जाओ, कभी तो चलेगा ना यार। तो ये वो स्टॉक जो रख के भूल जाओ सो जाओ और चलेगा। अब एक खतरनाक स्टॉक है, वॉल्यूम बहुत कम है, 130 तक गिरता है और 220 तक जाता है। 130 तक गिरता है, 220 तक जाता है। अब भी किधर फिर रहा है, 168 172 के पास फिर रहा है। डिविडेंड भी देता है, नाम मैं नहीं बताऊंगा कमेंट करना है। अब यहाँ पे हर चीज मैं बता दूंगा तो तुम लोग नहीं सीखोगे। अभी प्राइस चल रही है 168 से 172 के पास। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा लकी बंदा होगा जो कमेंट सही बताएगा कि ये स्टॉक जो 130 तक गिरता है
220 तक जाता है, पर्सनल में मैसेज ना करना, प्रधान भी स्टॉक बता दे, कमेंट कर दूंगा वहाँ जाके। नहीं भाई मैं क्यों बताऊँ, खुद बताओ तुम लोग, माशाल्लाह इतने तेज हो, मेरी इतनी वीडियोस में तुम लोग झूले याद हो गए, अब तो तुम्हें याद भी होगा यार कौन सा स्टॉक हो सकता है। और मेरे पास जो प्रीमियम में बंदे हैं ना, वो शायद नोट करते हैं, मैं अक्सर उसको बाय भी कर रहा होता हूँ, वो मेरी लिस्ट में यार से, यार ये फसान ये 20-20 करके जमा कर रहा है, स्टॉक नीचे से जमा कर रहा है और अभी बड़ी लो पे फेर रहा है, क्योंकि इसने अब आगे ऊपर जाना है, आगे डिविडेंड देना है, और आई थिंक डिविडेंड भी ये 2 से 3 रुपए देता है मजे का स्टॉक, जमा करने वाला स्टॉक है। मतलब वॉल्यूम कम है, खतरनाक है, लेकिन रख के भूल जो, कभी तो 200 पे जाएगा ना, हर साल एक दफा जाता है 200 से ऊपर, तब मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ और अपर कैप भी मारता है। ठीक है, सस्पेंस डाल दिया, ढूंढना कौन सा स्टॉक है, मतलब 130 तक गिरता है, 220 तक जाता है, आपने ढूंढना है और कमेंट बताना कौन सा स्टॉक है। तो ये वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि स्टॉक्स अभी से जमा कर लो, इन्होंने आगे जाके छलांग मारनी लंबी। हपको है, BWHL है, PTL है, पेंथर टायर, JVDC अभी 120, 110, 130 की रेंज में मिले, अब ले लो। अब आप 70 का इंतजार करते करते फिर आप रह जाओगे, क्योंकि 70 तक अभी बहुत मुश्किल आए। आरिफ हबीब के 2 स्टॉक्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, AHCL और AHL। मुझे AHL बहुत पसंद है, नॉन शरिया है। AHCL शरिया वालों को पसंद होगा, 11 से 14 की रेंज में, 13-12 पे भी आता है, ले लो। आगे मार्केट गिरेंगे 2 दफा, आपका रोल ओवर वीक आना या कोई मसला हो जाएगा दुनिया में, तो AHCL पकड़ लेना, उसने डिविडेंड देना 1 रुपया, तो अब ये भागता है आई थिंक 18 तक, और फिर सारा साल गिरता गिरता 11 पे आ जाता है। मुझे AHL इसलिए पसंद है, प्राइस स्विंग बहुत बड़ा है। एक प्राइस स्विंग होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक भागता है, और ये डिविडेंड अनाउंस होता है 6 रुपये या 10 रुपये, उसके बाद ये ना वॉल्यूम कम है ना, कोई भी नहीं जाता पहले तो, फिर अचानक वॉल्यूम ढलता है, ओ भाई साहब वो डबल जंप मारता है, 150, 140, 130 का हाई एक लगा देता है। अभी आजकल 110 के पास फिर है, डिविडेंड लोडेड है कि यार ये डिविडेंड आगे देगा, आरिफ हबीब साहब का स्टॉक है, डिविडेंड तो नहीं मिस कर सकते ना, और इसमें डायरेक्टर बायबैक भी चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टॉक बताऊंगा आप लोगों को, लास्ट ईयर उसने डिविडेंड दिया था और राइट शेयर भी दिए थे, ये वो वाहिद स्टॉक है, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं कहता हूँ ना मुझे एल वाले स्टॉक बड़े पसंद है। ये वो वाहिद स्टॉक, इसका स्टार्ट भी एल से होता है, एंड भी एल पे होता है, LSEVL है। लास्ट ईयर मैंने 62,000 डिविडेंड खाया और 1.5 लाख का प्रॉफिट भी कमाया इस स्टॉक में, क्योंकि ये 7 रुपये 6 रुपये तक गिरता है और 10-11 तक जाता है, और फिर गिरता गिरता वापस 7 पे आ जाता है। अब समझते हैं ऐसे ही है कि इसका डायरेक्टर बायबैक कितना हो चुका है कि अभी 9-10 पे रुका हुआ है, क्या पता 10 से लेकर 16 तक चला जाए, एज पर द रैंडम वेल का सेंटीमेंट, वो तो यही कहता है कि और ऊपर जा सकता है जी स्टॉक। तो LSEVL लास्ट ईयर इस वाले क्वार्टर में डिविडेंड दिया था, जुलाई अगस्त सितंबर वाले में, ठंडा स्टॉक था, 5 रुपये का था, स्प्लिट के बाद बिल्कुल ठंडा हो गया था, आई थिंक अक्टूबर में दिया था। हाँ, अब जुलाई अगस्त के बाद अक्टूबर आने, जब आपके छुटकले चलते हैं अक्टूबर नवंबर में ना, आपके छुटकले चलेंगे, जो मैं आपको झूले बता रहा था ना, वो पेनी स्टॉक्स वो चलेंगे सारे। अभी तो आप ये सारे भागे फंडामेंटल ले लेते, अब चलेंगे। तो ये LSEVL फंडामेंटल में नहीं आता, बट LSEVL की मजे की स्टोरी पता है क्या है, इसका डायरेक्टर इसको साथ खेलता है और बहुत मजे की गेम खेलता है वो उसका बायबैक चलाता रहता है और चलेगा। अच्छा, इसका जो दूसरा भाई है LSECL, वो बहुत देर से ना 6 से नीचे रुका हुआ है, एक दफा 6 क्रॉस भी अभी किया रिसेंटली, लेकिन वो रुका हुआ है। अगर उसने एक दफा भी क्रॉस किया ना, तो ऐसा लगता है जब एक स्टॉक अपने एक प्रीवियस हाई ब्रेक कर देना, बड़ी देर का रुका हुआ है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, फिर सेंटीमेंट और दिमाग में एक सेंस बनती है कि ये अब इधर से ऊपर जा सकता है। वो डिविडेंड नहीं देता LSEVL डिविडेंड देता है। तो मैं अगर होता तो मैं LSEVL भी रखा हुआ, LSECL भी रखा हुआ। अब मैं LSEVL मैंने बेच भी दिया था 36,000 तक का प्रॉफिट, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाई थी किसी वीडियो में, प्रॉफिट ले चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से जमा करने लग गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये फिर से जा सकते हैं ऊपर। मैं चाह रहा था कि 9 और 8 के पास आए तो मैं और जमा करूँ, बट लेट्स सी कहाँ तक जाता है मजे का स्टॉक। अच्छा, इसके बाद डेस्कॉन का स्टॉक ले लो, 30 से नीचे मिल जाए तो मैं कहता हूँ हलवा है, मुफ्ते की वो कह लो सोन हलवा मिल गया जी आपको, ले लें, क्योंकि डिविडेंड इससे 2 रुपये देने, साल में 4 रुपये देता है टोटल मिला के, पूरे साल सोया रहेगा, 20 से लेके 29 की रेंज आइडियल है जमा करने के लिए। और लास्ट ईयर जब मार्केट बुलिश थी तो ये 40 के करीब भी पहुंचा हुआ है। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं जी आप DCR नहीं मेंशन करते, जो DCR डिविडेंड देता है 0.75 या 0.65 देगा पर क्वार्टर के हिसाब से, और एक और स्टॉक है EPQR, वो भी 1 या 0.75 रुपीज़ डिविडेंड देगा। मुझे ये दोनों पसंद इसलिए नहीं है, DCR तो मुझे बिल्कुल भी पसंद है, 1000 क्वान्टिटी बड़ा हुआ 36 के बाद, पूरे साल ना रुका रहेगा, टर्टल स्पीड से भी स्लो चलता है, स्नेल की स्पीड पे चलता है, नहीं छलांग मारता। इससे बेहतर जो है ना DOL है, एटलीस्ट 20, वो भी ऐसा सोया रहता है 25 से 29 की रेंज में रुका रहता है, फिर अचानक 30 से 34 तक जाता है और फिर ठंडा हो जाता है। असल में डेस्कॉन ये है कि केमिकल स्टॉक में मसला ये चलते ही नहीं है, LCI भी डिविडेंड देता है, वो चलता ही नहीं है, आप जितना बाई करो और गिर जाएगा वो। आपने अगर 200 का बाई किया वो 180 पे आके बैठ जाएगा, आप 180 का बाई करोगे 150 पे आ जाएगा, तो वो तंग करता है स्टॉक।
तो ये केमिकल का ये मतलब तंग बहुत करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा स्टॉक मेंशन करूंगा जो अक्सर कमेंट में आप कहते हैं जी इसको आप मिस कर देते हैं, वो है GRR। लास्ट ईयर इस स्टॉक ने आई थिंक 3.5 रुपीज डिविडेंड दिया था और ये इतना ऊपर गया था, अपर कैप मारे थे 23.75 का अपर कैप मार के वापस फिर। अच्छा, इसकी क्वालिटी ये है कि डिविडेंड के बाद वाला दिन जो होता है ना, XD लिखा आता है स्टॉक के ऊपर, ये वो वाहिद स्टॉक था जो XD के बाद वाला दिन जो होता है ना, जो एक्स लिख दिया अब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो स्टॉक से, उस दिन उसी प्राइस पे खड़ा हुआ था। मतलब कि नॉर्मली 23.75 अगर अपर कैप है, मतलब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो अब ये -3.5 होगा, तो मतलब कि इसको 20 पे ओपन होना चाहिए था, ये 23 पॉइंट पे ही ओपन होता 23.2 पे। तो जिस बंदे ने ले लिया 20 या 19 का, तो उसने डिविडेंड भी खाया और उसने उसी दिन सेल करके पैसे भी ले लिए अपने। ये ऐसे ही है कि मैं 20,000 डाला, मुझे 5,000 डिविडेंड मिला और मेरे 20,000 भी वापस आ गए, तो मेरा 25,000 सेफ है। अब यहाँ पे कमेंट करके बताना है क्या ये GRR लेना चाहिए, क्योंकि ये हर साल दे तो रहा है डिविडेंड, लेकिन इसका कब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने लगे इसके, तो वो प्रोजेक्ट की ही अर्निंग से दे रहा था डिविडेंड। अब इस पर भी कमेंट कर दीजिए, इसका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, ये वो DCR की तरह नहीं है, तो मुझे कमेंट में थोड़ा मुझे भी आप नॉलेज दें, क्या ये साल डिविडेंड दे सकता है, कोई इनसाइडर पता कराएं, DCR की ही सिस्टर कंपनी है ये। तो अगर ये डिविडेंड दे रहा है तो ये अभी से ले लो, ये 18-19 के पास फिर रहा है, कूल डाउन हुआ है, जमा करने वाला 100 के यहाँ पे ले लो, ये फिर 23 तक तो जाता है, ये 1,000-2,000 रख के भूल जाओ, कभी तो डिविडेंड देगा ना यार। एक स्टॉक जो मुझे एक टाइम पे बहुत पसंद था, अब कैपको का मसला ही हुआ, कैपको ये नाम यार वो ना अपने डिफरेंट वेंचर्स पे लग गया, जिसकी वजह से इसके अर्निंग्स रुक गई हैं या अर्निंग्स कम हो गई हैं। लेकिन मैंने बड़ों से सुना था कि इसके पास इतना पैसा है कि अगले 10 साल तक डिविडेंड दे सकता है, तो वो पैसा शायद यूटिलाइज करना चाह रहा था, तभी इसने ACP अटक सीमेंट वाला जो स्टॉक है वो खरीद रहा है फौजियों के साथ। डिविडेंड देगा, डिविडेंड कम कर दी, पहले 5 और 3 रुपए, टोटल 8 रुपए डिविडेंड देता था, अब ये क्या कर रहा है 2.5 रुपए देने लग गया। अगर इसने इस दफा 2-2 रुपए देने लग गया फिर टेंशन है कि यार इसके डिविडेंड कम होते जा रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आपको कैपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कमेंट करें मुझे इसका भी बता दें कि कैपको का फ्यूचर क्या है। कैपको हर साल हम इसी टेंशन में होते हैं कि इसका फ्यूचर डाउन हो जाएगा, पता नहीं इसका आगे अर्निंग बनती कि नहीं बनती, वो टेंशन रहती है कैपको की। बट स्टॉक बुरा नहीं है। एक स्टॉक फूड सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NATF है, इसके 2 आने हैं। ये पहले वाले में ना छोटा डिविडेंड देता है, उसके बाद वाले में बड़ा देता है। अच्छा, जब ये कम डिविडेंड देता है तो ये गिरता है लोअर लॉक की तरफ, तब ना घर बेच के खरीद लेना ये, क्योंकि फिर ये गेन करता है और वापस भागता है ऊपर तरफ, क्योंकि इसकी अगली बोर्ड मीटिंग भी सामने आ जाती है, तब ये आई थिंक 10 रुपए देता है, उस पर सब भागते हैं और ये 440-430 मार देता है। वैसे ये 330 तक गिरेगा। मैं अब आपको इतने मजे के स्विंग्स बता रहा हूँ कि ये प्रीमियम टाइप स्विंग्स मैं ओपन वीडियो में बोल रहा होता हूँ कि ये इतना गिर जाएगा और फिर ये इतना उठेगा, ठीक है। तो NATF मत छोड़ना, NATF अभी भी जमा करना शुरू कर दो। अभी भी आप आजकल देख रहे हो वॉल्यूम आ रहा है, सेंटीमेंट बन गया, इसके आगे बोर्ड मीटिंग आ रही है, इसे डिविडेंड देना है, तो NATF इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मंडे के दिन देखते हैं एक्साइड बैटरी वाला स्टॉक डिविडेंड देता है कि मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मीटिंग नहीं है, अदर मीटिंग है। अगर तो फाइनेंशियल मीटिंग होती तब फिर हमें पता लगता है डिविडेंड देगा कि नहीं देगा। इसके बाद ग्लेक्सो वो देख लो और हिलॉन, ये दोनों स्टॉक्स डिविडेंड देंगे। और ग्लेक्सो का तो डिविडेंड मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है, वो बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। जो अदर स्टॉक्स हैं जिनका मैं कभी मेंशन नहीं करता, वो घनी है, GHNI वो, और एक और स्टॉक है GHNI का तो डिविडेंड आ जाएगा। इसके बाद जो एक और स्टॉक है वो इमेज है, इमेज 1 रुपये देता है पूरे साल में, और वो आई थिंक 30 तक चला जाता है और फिर वापस 20 पे आ जाता है। मुझे इमेज पसंद नहीं है, सीधी बात हूँ, इमेज रीड में मैं बहुत बुरा फंसा था, ठीक है। प्रॉफिट मिल रहा था 10,000, नहीं लिया, वो -20 करे निकला हूँ। मतलब मैं लॉसेस भी करता हूँ, खाली प्रॉफिट नहीं करता, लॉसेस मेरे अक्सर ही चल रहे होते साथ साथ। तो इमेज का स्टॉक भी डिविडेंड देगा। एक बहुत बड़ा डिविडेंड जो आना है बड़े स्टॉक्स में वो एटलस होंडा का है, वो अब 40 के करीब देगा, 1600 या 1500 पे आएगा, उसको लेके रख लेना। ये जाता है 1800-1900 भी, और कभी कभार 2000 क्रॉस कर जाता है, या 1980 से ही मुड़ता है। आप देखना है कि 2000 क्रॉस करते हैं 1980 से मुड़ता है। इलेक्ट्रिक बाइक से इसके आ रहे हैं, तो ये स्टॉक बुरा नहीं, और इसका कंपेटिटर मार्केट में बहुत कम है। तो एटलस होंडा का भी डिविडेंड आगे तैयार है। अब बड़े अल्फा स्टॉक्स में आपके पास इंडस मोटर, उसका भी डिविडेंड तैयार है। लोग कहते हैं जी कोलगेट का डिविडेंड आ रहा है, कोलगेट का जो डिविडेंड है ना वो जनवरी में कहीं आता है, आई थिंक सो। कमेंट करके बता देना जी कोलगेट का डिविडेंड वो मेरे ख्याल है जनवरी वाले क्वार्टर में आता है, इस वाले में नहीं आता। पूरे साल एक दफा देता है, 25 से 30 रुपये देता है, और कहता है जी आप मेंशन ही करते कोलगेट को, यार ये लोग कोलगेट मेंशन कर दिया। रफान मेज मेंशन करता है, रफान मेज का भी डिविडेंड आना है, नेस्ले का भी डिविडेंड आना है। वो महंगे ही बहुत हैं स्टॉक्स यार। इन सारों में मुझे बेहतर पाकिस्तान टोबैको लगता है, वो सस्ता है, 1100 से 1300 की रेंज में फिर रहा है, वो जाता है 1700 तक, डिविडेंड आपको बहुत बड़े देगा।
और म्यूचुअल का भी फेवरेट स्टॉक है। अब बाकी स्टॉक्स भी हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, वो मैंने पहले इतने मेंशन कर दिए। एंग्रो एच नहीं डिविडेंड देता। अब भी जो बहुत लो पे बैठा है वो पीएसओ और ईफर्ट बैठे हुए हैं। ये मतलब मार्केट क्रैश के बाद भी नहीं चले, मतलब बाकी स्टॉक तो चल गए ना थोड़ा बहुत, ये चले ही नहीं है। तो ये लोडेड है। आप सारे बेच के निकल के यार चलते ही नहीं है, क्या पता आप चलने लग जाए। 400 तक जा सकता है पीएसओ, और आपका जो एंग्रो फर्टिलाइजर है ये अब जा सकता है 230 तक एटलीस्ट इधर से। वो अब ये नहीं है कि सारे लेके पैसे इसमें डाल दो बैठे रहो पूरा साल, चला ही नहीं है। बता भी आपकी वीडियो में कहीं 230 सुन लिया तो वो जा ही नहीं, 210 से ऊपर ही नहीं आता। जा सकता है, टेक्निकल्स शो ये कह रहे हैं कि अब ये लोडेड है, अब ये जा सकता है। ठीक है, छोटे में मैंने एक और स्टॉक बताना था आपको, ILP का चेक करो, मेरे ख्याल से इसने अब डिविडेंड देना है, अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देना, कंफर्म नहीं होता इसका, तो ये छोटे स्टॉक्स में आता है, वो इसलिए तभी 100 क्रॉस कर देता है और फिर वापस 60-70 का आता है पूरे साल में। स्पेल और SCPL भी देख लो, स्पेल भी डिविडेंड देगा, बहुत कम देता है, 0.75 देता है। SCPL बहुत बड़ा डिविडेंड देता है। SCPL की मजे की चीज़ ये है कि SCPL ना फिर 170 और 200 और 230 मारता है, तो छोटा वॉल्यूम बड़ी छलांग, छोटा मुंह बड़ी बात वाली कहानी हो जाती है लो वॉल्यूम स्टॉक्स में। तो ये वीडियो थी जो मैंने स्टार्ट में बताया कि सेंटीमेंट्स क्या थे मार्केट के, किस तरह मार्केट चलती थी, कि पहले वो बोनस या कोई स्प्लिट की कहानी पे बड़े स्टॉक चलते थे, वो इंडेक्स को लेकर चल पड़ते थे। अभी जो एक स्टॉक था अल्ट्रन एनर्जी, उसने क्या किया, उससे बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 2024 की एंडिंग की बात आ रहा हूँ, 2024 दिसंबर की बात, उसमें अल्ट्रन एनर्जी का बहुत बड़ा डिविडेंड आया था और माड़ी बोनस दे रहा था, स्प्लिट नहीं बोनस दे रहा था। तो ये दो स्टॉक्स ने मार्केट को सही बूस्ट कर दिया था। अल्ट्रन की वजह से सब भागे थे, डिविडेंड की वजह 40 तक गया था, और ये माड़ी साहब 3600 तक। तो ये इंडेक्स में हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स उस टाइम होते थे, सारे भागते थे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये उस वजह से मार्केट चलती है कि कोई ना कोई सेंटीमेंट हो या कुछ चीज़। तो प्री बोर्ड मीटिंग आप अभी से एज अ लोनली मंथ, मेरी एक वीडियो भी लगी हुई, 2 लगी हुई यूट्यूब पे, वो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, पिछले साल की हैं। उसमें मैं यही बताता था कि अभी से माल जमा कर लो, आगे आगे इसने देना है माल, तब आप एग्जिट करना, जब लोग खरीदने आएंगे तब आप बेचने लग जाना। तो थोड़ा सा ना ऑपोजिट ऑफ द विंड भी मार्केट चलता है, जब सारे खरीदने लगे अब आप सेल पे आ जाओ, जब सारे बेचने लगे तब आप खरीदने लग जाओ। उससे पता क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप ना एक अलग गेम में चल रहे हो, और आपका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि जब सब खरीद रहे होंगे उठी हुई चीज़ आप हाई पे सेल कर दो, और जब सब बेच रहे होंगे यार इसने कुछ नहीं देना गिर जाएगा, तब आप नीचे हाथ लेके बैठे हो, आजा दे दे मैं खरीद लेता हूँ। तो बॉल ऊपर से आती तो आपने ऐसे कैच करना आसान होता है, ऐसे कैच करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो गोरा स्टाइल जो ऐसे ऐसे करके कैच करते हैं ना, वो मुश्किल कैच है। हम पाकिस्तानी बेचारे ऐसे करके कैच करते हैं। ठीक है, तो नीचे से जब चीज़ उतर रही हो ना तो उसको पकड़ लो ऐसे, और जब ऊपर जा रही तो उसको ऐसे कर फेंको, थ्रो मारो कि ये ले भाई तू ले ले, उठ रहा है ये ले तू ले ले, पकड़ ले, मेरे पास पड़ा है ये ले खरीद ले भाई तू। तो ये चीज़ थी, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।